मुसलमान अरब से बाहर निकलकर इस्लाम को फैलाते जा रहे थे और खिलाफत राशिदीन फैलता जा रहा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से ही खालिद बिन वलीद ने रोमन और पर्शियन एम्पायर की नाक में दम कर रखा था और अब मुसलमान ये सारे इलाके फतह कर चुके थे और जंग अभी जारी ही थी। रोमन एम्पायर ने इन सब से तंग आकर पहली बार ऐसा फैसला लिया और रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस उसने पहली बार पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि इससे पहले ये दोनों एम्पायर आपस में बहुत ही गहरे दुश्मन हुआ करते थे। और सिर्फ दोस्ती ही नहीं, अपनी पोती की शादी पर्शियन एम्पायर के बादशाह के साथ करा दी। और ये तारीख में पहली बार हुआ था कि इन दोनों के दिमाग में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 सालों से चल रही दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती कर ली और मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी करने लगे। और अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जंगे यरमूक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगों का आगाज़ होता है। रोमन एम्पायर के बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और उसने अपने सब जनरल्स के सामने सिर्फ एक ही सवाल रखा कि आखिर क्या वजह है हम मुसलमानों से तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी कोई भी जंग नहीं जीत पाते। जिस पर सभी जनरल्स का सिर्फ एक ही जवाब था कि मुसलमानों की फ़ौज का जो आर्मर होता है, उनके जो हथियार होते हैं, वो हमारी फ़ौज के आर्मर से बहुत ही हल्के होते हैं और इसी वजह से उनकी फ़ौज की जो स्पीड होती है वो हमारी फ़ौज की स्पीड से काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और एक दूसरी वजह सब जनरल्स ने ये भी बताई कि मुसलमान हमसे कभी भी जंग में एक साथ नहीं लड़ते, बल्कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते हैं। ये सब सुनकर रोमन बादशाह अपने तख्त से खड़ा हुआ और अपने जनरल्स के सामने खड़े होकर कहा कि अब इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल है और अगर तुम यानी मेरे जनरल्स अगर इन अरबों की गुलामी से हमेशा के लिए बचना चाहते हो तो अपने पूरे रोमन एम्पायर की फ़ौज को यहाँ अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। इसके साथ साथ रोमन बादशाह ने अपनी सभी सूबों के गवर्नर्स को भी लेटर भेजे। इन लेटर्स में लिखा था कि कोई भी नौजवान जो लड़ने काबिल हो उसे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी फ़ौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फ़ौज, लाखों की फ़ौज जमा होने लगी। और इनका प्लान था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक से बाहर निकलकर आमने सामने होकर एक बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब रोमन एम्पायर में ये सब हो रहा था तो यहाँ होम्स में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा को रोमन एम्पायर के हर एक मूवमेंट की खबर मिलती जा रही थी, जिससे मुसलमान बहुत ही टेंशन में आ गए कि आखिर अब हम क्या करें, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि अब रोमन एम्पायर हर तरफ से मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलवाई और अपने सारे जनरल से मशवरा करने लगे कि अब हमें इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करना चाहिए। जिस पर सारे जनरल्स ने मिलकर ये कंक्लूजन निकाला कि हमें ये सिटी ये होम सिटी को बिना जंग के ही छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ पीछे हट जाना चाहिए, जहाँ खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न अल जर्राह ने सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ये हुक्म दिया गया कि जितने भी लोगों से यहाँ जजिया टैक्स लिया गया था वो पैसे उन लोगों को वापस कर दिया जाए, क्योंकि हमने ये जजिया टैक्स इनकी हिफाजत के लिए लिया था और जब हम
अब इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते, तो इस टैक्स पर भी हमारा अब कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। तो अब एक तरफ तो मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पूरी टीम के साथ होम सिटी के घर घर जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस कर रहा था। ये सब देखकर यहाँ के लोग बहुत ही हैरान रह गए कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग किस तरह के लोग हैं। हम तो सिर्फ इसी बात पर खुश हो रहे थे कि इन्होंने हमारा इलाका फतेह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी ज़मीनें भी नहीं छीनी, और इन सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस कर रहे हैं। और उनमें से एक आदमी ने मुसलमानों के जनरल्स के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए। तो आखिर मुसलमान होम सिटी को छोड़कर दमिश्क की तरफ बढ़े, जहां खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इन लोगों का वेट कर रहे थे। दमिश्क पहुंचकर यहां दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब ये मीटिंग चल ही रही थी कि एक मैसेंजर जॉर्डन से अमर इब्ने आस का लेटर लेकर यहाँ दमिश्क में अबू उबैदा के पास पहुंचा, और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में ही नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियन बगावत कर रहे हैं। और जब इन्होंने ये देखा कि मुसलमान उस फौज से डरकर होम सिटी छोड़कर वापस आ चुके हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और हर तरफ से इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब सामने की तरफ से रोमन एम्पायर की ये 2 लाख की फौज और इनके पीछे हर तरफ से बगावतें जन्म ले रही थी। हम मुसलमान जनरल्स को ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ दमिश्क में भी रहना बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमस्कस इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला जनरल्स नहीं बल्कि यहाँ से दूर मदीना में बैठे खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रदिल्लाहु अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से एक लेटर दमिश्क पहुंचा जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है, हम दमिश्क को छोड़ दिया जाए, और सिर्फ दमिश्क ही नहीं बल्कि पूरे शाम यानी पूरे सीरिया को ही छोड़ दिया जाए और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट करो जिसके पीछे अरब का इलाका हो, ताकि पीछे से बगावतें भी ना हो और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटने लगे और जॉर्डन में अमर इब्ने आस की फौज की तरफ रवाना हुए। बट यहाँ से जाने से पहले भी जो टैक्स यहाँ के लोगों से लिया गया था वो भी अबू उबैदा ने वापस करने का हुक्म दिया। एंड अगेन यहाँ के लोग भी बहुत हैरान हुए कि आखिर ये कौन लोग हैं आखिर। और आखिरकार मुसलमानों की फौज और अमर इब्ने आस की फौज यरमुक के दरिया के पास आकर मिल गई और शाम में जितनी भी छोटी छोटी मुसलमानों की फौजें थी वो सब यहाँ आकर इस फौज के साथ मिल गई। और अब ये सब मिलकर रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। हम लोग इसका आगे जिक्र करेंगे, बट सब्सक्राइब